न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जो कि एलेक्स से कहता है कि ये स्वर तो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आने लगती है, जिनको देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये तो वही सिल्वर फोनिक्स गर्ल है जिसको हमने बचाया था। अब बोलने वाला पत्थर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे याद आता है कि सिल्वर फिनिक्स गर्ल ने पिछली बार उसे कितनी बुरी तरह पीटा था। तभी एलेक्स भी जब गौर से देखता है तो उसे याद आ जाता है कि वो सिल्वर फिनिक्स ही है। और फिर हम सिल्वर फिनिक्स गर्ल को देखते हैं जो कि आकर एलेक्स के ऊपर अटैक करती है। सिल्वर फिनिक्स का अटैक एलेक्स बहुत ही अच्छे से डॉज कर लेता है, जिसके बाद सिल्वर फिनिक्स उसे एक फॉर्मेशन में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाती है। अब सिल्वर फिनिक्स एलेक्स के ऊपर फिर से अटैक करती है, लेकिन एलेक्स अपनी इमोर्टल ऑरा का यूज करते हुए उससे बच जाता है। और तभी सिल्वर फिनिक्स उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है जिंदगी इत्तेफाक का नाम है। तभी एलेक्स उसके करीब आता है, कहता है चलो साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं, लेकिन सिल्वर फिनिक्स कहती है कि यहाँ पर मैं ड्रिंक करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पर बस अपना हिसाब बराबर करने के लिए आई हूँ। जिस पर एलेक्स बोलता है कि मुझे लगता है तुम यहाँ पर मुझे फेवर देने के लिए आई हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी हेल्प करते वक्त मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे कोई इसका अवार्ड मिलेगा या फिर मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। और फिर एलेक्स मीट का एक टुकड़ा निकालता है और उसे साथ में मीट खाने को बोलता है और फोनिक्स गर्ल भी इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहीं पर बैठकर आग जलाकर उस मीट को कुक करने लगते हैं। अब तभी एलेक्स फिनिक्स गर्ल से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम मास्टर पैलेस के बारे में कुछ जानती हो, जिस पर फिनिक्स गर्ल कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। एलेक्स कहता है कि मैं सुप्रीम डो का डिसाइपल हूँ और मेरे मास्टर पैलेस से थे और मुझे उनके बारे में पता लगाना है, और अगर तुम मुझे मास्टर पैलेस के बारे में बताती हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसकी हेल्प से तुम एक इमोर्टल बर्ड बन जाओगी। ये सुनकर फिनिक्स गर्ल कहती है कि तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और तभी एलेक्स अपनी वो हाफ इमोर्टल बॉडी बाहर निकाल लेता है जो कुछ टाइम पहले उसने हासिल की थी। उसे देखकर फिनिक्स गर्ल काफी हैरान हो जाती है जब एलेक्स कहता है कि अब तुम्हें यकीन हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन है इस इमोर्टल बॉडी का सोर्स तो गायब हो चुका है, लेकिन इसका ऑरा अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इसे सही से समझा जाए तो ये तुम्हारे काम आ सकता है। और इसकी बात सुनकर फिनिक्स गर्ल कहती है कि तुम्हारा ऑफर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करूंगी, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। मैंने मास्टर पैलेस देखा तो है, लेकिन मैं उसका रास्ता भूल चुकी हूँ और मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। और मुझे मेरे मास्टर ने बताया था कि उन्हें एक जॉइंट टर्टल रोमांस लैंड में ले गया था, उन्हें वो टर्टल एंशिएंट क्लैन में मिला था, लेकिन अब कोई भी इंसान नो मैंस लैंड में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तभी वो मोटा लड़का कहता है क्या ये तुम क्या कह रही हो, नो मैंस लैंड में कोई एंशिएंट सिटी भी है। तभी फिनिक्स गर्ल कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये एंशिएंट सिटी है क्या। मेरे एंसेस्टर ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सही वक्त नहीं है सारी बात बताने का, जब सही वक्त आएगा तो वो मुझे बता देंगे। लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं जिसे अलायंस एग्रीमेंट एंशिएंट सिटी का सुनकर वो पैलेस वाले सारे विजन्स याद आने लगते हैं जो कि कुछ टाइम पहले उसने देखे थे। और तभी एलेक्स सोचता है कि ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब एलेक्स को परेशान देखकर सेकंड बॉडी उससे बोलती है कि कुछ चीजें टेम्परेरी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, और ऐसी कंफ्यूजिंग चीजें जिनको तुम समझ नहीं पा रहे हो उनको कुछ वक्त के लिए साइड पर रख देना चाहिए और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि तुम डिस्टर्ब हो जाओ। अब उसकी बात सुनकर एलेक्स बोलता है कि एक ना एक दिन मैं उस सिटी में जरूर जाऊंगा और उस सिटी का भी पता लगाऊंगा, ये सारी मिस्ट्री इसके बारे में मैं पता लगा कर रहूंगा। जिसके बाद हम फिनिक्स गर्ल को देखते हैं जो कि उन सबको मीट के लिए थैंक्स बोलती है, कहती है कि इसको खाने से मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। एलेक्स खड़ा होता है और कहता है कि अपने ये हाफ इमोर्टल बॉडी लेकर जाना मत भूलना। जिस पर फिनिक्स गर्ल कहती है कि मैंने तुम्हें मास्टर पैलेस के बारे में ज्यादा नहीं बताया है, तो ये मैं कैसे लेकर जा सकती हूँ। अब हम बोलने वाले पत्थर को देखते हैं जो कि फिनिक्स गर्ल के पास आता है, कहता है कि एलेक्स हमेशा अपना ट्रेयर किसी को नहीं देता है, ये मौका कभी कभी ही किसी न किसी को मिलता है, और अगर एलेक्स ने तुम्हें ये दिया है तो तुम्हें ये रख लेना चाहिए। जिसके बाद हम रैबिट गर्ल को देखते हैं जो कि फिनिक्स गर्ल का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि क्या तुम यहीं पर रुककर उस हाफ इमोर्टल बॉडी को प्रैक्टिस कर सकती हो, क्योंकि मुझे भी उसकी हेल्प से कल्टीवेशन करनी है। और फिनिक्स गर्ल उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब वहीं पर बैठकर उस हाफ इमोर्टल बॉडी के ऑरा को अंडरस्टैंड करने लगते हैं और काफी दिन गुजर जाते हैं। कुछ टाइम बाद एलेक्स कहता है कि मेरा इमोर्टल ऑरा कुछ टाइम पहले से ही कंप्लीट है, तो मुझे इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ है।
उसकी बात सुनकर वो मोटा लड़का कहता है कि मुझे इससे फायदा तो हुआ है, लेकिन मेरा इमोर्टल ऑरा अभी भी इनकम्प्लीट है, वो मुझे नहीं मिला है। फिनिक्स गर्ल भी उसकी बात से एग्री करती है और कहती है कि मुझे लगता है मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। अब फिनिक्स गर्ल खड़ी होती है और सबको बाय बोलकर अपने बर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एलेक्स वहाँ पर बैठे सभी लोगों से पूछता है कि अब तुम लोग कहाँ जाने वाले हो। वो मोटा लड़का कहता है कि मैं तो अलग अलग शहरों में जाकर ट्रेयर ढूंढने वाला हूँ। उसकी बात सुनते हुए एलेक्स उसे हाफ इमोर्टल बॉडी देते हुए कहता है कि ये तुम रख लो, क्योंकि हो सकता है ट्रेयर्स ढूंढने के बाद ये तुम्हारे कुछ काम आ जाए। वो मोटा लड़का ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उस हाफ इमोर्टल बॉडी को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद एलेक्स रैबिट गर्ल से पूछता है कि तुम कहाँ पर जाने वाली हो, और रैबिट गर्ल कहती है कि मैं तो एलेक्स के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इससे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर और कोई नहीं है, और इसके साथ मिलकर मैं वो मेडिसिन ढूंढना चाहती हूँ और इसके साथ मैं सेफ भी रहूंगी। जिसके बाद हम सेकंड बॉडी को देखते हैं जो कि बोलती है कि मैं तो जेसिका के पास जाऊंगी ताकि मेरी और जेसिका की फाइट खत्म हो सके। तो एलेक्स कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन सेकंड बॉडी उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, ये मेरा और जेसिका का मैटर है और इसमें किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। उन सबके प्लान सुनने के बाद एलेक्स उन सबको बताता है कि मैं तो अपनी इमोर्टल बॉडी को ही ट्रेन करूंगा और सेकंड इमोर्टल बॉडी को ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने अभी तक कोई लोकेशन डिसाइड नहीं की है कि मुझे कहाँ पर जाना है। उसकी बात सुनते हुए सेकंड बॉडी उससे कहती है कि क्यों ना तुम कोल्ड बर्ड में चले जाओ, क्योंकि जब तुम फायर के साथ ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारी बॉडी जलेगी नहीं। एलेक्स को उसका आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है, मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। और तभी सेकंड बॉडी कहती है कि तुम जल्दबाजी मत करना, क्योंकि सेकंड बैटल के बाद बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े हैं और बहुत से लोग तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। तुम्हें अपनी लोकेशन का ख्याल रखना होगा और कोल्ड ब्लड का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, तो तुम्हारी लोकेशन अगर लीक हो गई तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। उसकी बात सुनते हुए एलेक्स कहता है कि मैं सबसे पहले 3000 ग्रीन स्टोन वाली जगह पर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि उसी जगह पर जाकर कल्टीवेशन करने लगता है, और फिर हम एक स्पाई को देखते हैं जो कि हेवनली किंगडम के एक स्ट्रेंज आदमी को जाकर बताता है कि एलेक्स ग्रीन स्टोन वाली जगह पर देखा गया है। तभी हम उस हेवनली किंगडम के उस आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि उसकी लोकेशन को लीक कर दो और बाद में हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही एलेक्स की लोकेशन लीक होती है तो बहुत सारे लोग वहां पर एलेक्स से बदला लेने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उन सबको एलेक्स से बदला लेना था और वो एलेक्स को जान से मारना चाहते थे। उनमें हम एक पर्पल बालों वाले आदमी को भी देखते हैं जो कि अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए आया था। और तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एलेक्स को देखते ही कहता है कि इसके ऊपर अटैक कर दो, कहीं ये कहीं छुप ना जाए और फिर से हमसे बचकर ना भाग जाए। और एक साथ मिलकर वो सब लोग एलेक्स के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे, पर एलेक्स ने भी अपने गिर्द एक शील्ड बना रखी थी। वो शील्ड एलेक्स को प्रोटेक्ट कर रही थी और उसको कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो लोग फिर से एलेक्स के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन बार बार उस शील्ड के ऊपर अटैक करने से उनके वेपन उनकी तरफ भी मुड़ने लगते हैं और इसकी वजह से ही कई सारे इमोर्टल वहाँ पर मारे जाते हैं। फिर हम हेवनली किंगडम के उस इंसान को देखते हैं जो कि कहता है कि डर कर तुम लोग पीछे क्यों हो गए हो। एलेक्स इस वक्त कल्टीवेशन के क्रिटिकल स्टेज पर है, वो कल्टीवेशन कर रहा है, तभी उसने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना रखी है। तुम खुद देखो कि हमें देखकर वो खड़ा तक नहीं हुआ है, तो अगर उसकी शील्ड पर हम लगातार अटैक करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिसके बाद हम मिलकर एलेक्स को मार देंगे। कुछ ही देर में सब लोग जब अटैक बार बार करने लगते हैं तो उससे बहुत सारे लोग मर भी रहे थे, लेकिन इतने ज्यादा अटैक होने की वजह से वो शील्ड टूटने लगती है। और फिर हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपने पर्पल टॉर्नेडो से उस शील्ड के ऊपर अटैक करता है और वो शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है। अब उस शील्ड को टूटता हुआ देखकर सभी कल्टीवेटर्स एलेक्स की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसमें से बहुत सी स्वर्ड्स बाहर आने लगती हैं और वो स्वर्ड्स वहाँ पर सारे कल्टीवेटर्स को मार रही थी, लेकिन उनमें से बहुत से पावरफुल कल्टीवेटर्स बच जाते हैं। फिर हम उन पर्पल बालों वाले लड़के को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर कहता है कि एलेक्स तुम जितने मर्जी स्ट्रांग हो या जितनी मर्जी कल्टीवेशन करके पावर हासिल कर लो, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो पर्पल बालों वाला लड़का आगे बढ़ता है और आगे जाकर एलेक्स के हाथ और पैर बांध देता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देता है। और ये देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए थे और वो पर्पल बालों वाला लड़का वो तो खुद शॉक था कि एलेक्स इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। वो सब
सब अभी ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि हम देखते हैं कि आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाती है और हमें पता चलता है कि वो सामने जो एलेक्स था वो एक्चुअल एलिस नहीं था बल्कि उसकी इल्यूजन थी। वहाँ पर बचे हुए कल्टीवेटर्स को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है कि ये सब सिर्फ एक ट्रैप था, रियल कुछ भी नहीं था। और फिर हम उस फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि थंडर स्ट्राइक से उन कल्टीवेटर्स को मारने लगती है, लेकिन कुछ कल्टीवेटर्स वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ कोल्ड वर्ल्ड में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था और तभी रैबिट गर्ल उससे कहती है कि जो ग्रीन वर्ल्ड में तुमने वो फॉर्मेशन बनाई थी और जो इल्यूजन क्रिएट की थी वो लोग उसको हेवनली वर्ल्ड की वजह से समझ क्यों नहीं पाए। तो बोलने वाला पत्थर कहता है कि उस इल्यूजन के ऊपर मैंने एक फॉर्मेशन बना दी थी, उस फॉर्मेशन की वजह से हेवनली आइस उस इल्यूजन को पहचान नहीं सकती थी। अब रैबिट गर्ल कहती है कि वो कल्टीवेटर्स तो उस फॉर्मेशन के बहुत ज्यादा करीब गए थे और उस इल्यूजन के भी, तो तब भी वो उसको समझ क्यों नहीं पाए। तो बोलने वाला पत्थर हंसते हुए और खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरी फॉर्मेशन की यही खास बात है, उसके जितने ज्यादा करीब जाओ वो उतनी ही ज्यादा रियल लगती है। अब उसकी बातें सुनकर रैबिट गर्ल कहती है कि तुम दोनों तो वाकई में बहुत ज्यादा चालाक हो। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सामने बहुत सारे बर्फ के स्टैचू देखकर वो रैबिट गर्ल डर जाती है, क्योंकि वो स्टैचूज नहीं थे बल्कि असली इंसान थे जो कि बर्फ की वजह से जम चुके थे। रैबिट गर्ल उन सबको गौर से देखती है और कहती है इन सब ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये एक ही क्लैन के लोग थे। और उनके एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी इवेंट के होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस इवेंट के होने से पहले ही इनकी ये हालत हो गई। और उसकी बात सुनकर एलेक्स कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग आसपास के ही रहने वाले थे, वरना इतने सारे लोग यहाँ पर एक साथ क्यों आएंगे। इतने में बोलने वाले पत्थर को वहाँ पर एक ऑल्टर दिखता है और एलेक्स और रैबिट गर्ल वहाँ पर चले जाते हैं और एलेक्स की स्वॉर्ड बाहर निकलकर उस आल्टर को एक्टिवेट कर देती है। तो एलेक्स ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस आल्टर के अंदर तो इमोर्टल ऑरा था। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है जो कि रैबिट गर्ल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और एलेक्स वहाँ पर एक शील्ड बनाते हुए कहता है कि ये ठंड बहुत ज्यादा है, ये हमारी सोल को भी जमा सकती है। ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास इमोर्टल ऑरा है और मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही, वरना इनकी तरह मैं भी जम चुका होता। अब ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से वहाँ पर बोलने वाला पत्थर छींक देता है और हम देखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ थी वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। इससे पहले कि वो सारी बर्फ आकर एलेक्स, रैबिट गर्ल और बोलने वाले पत्थर के ऊपर गिरती, वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन रैबिट गर्ल उस बर्फ के अंदर फंसने ही वाली थी कि एलेक्स अपनी शील्ड से उसको बचा लेता है। फिर अपनी थंडर लाइटनिंग की एनर्जी का यूज करते हुए उस बर्फ को खुद से दूर धकेल देता है। लेकिन अपनी इतनी सारी पावर का यूज करते हुए एलेक्स थक चुका था और तभी रैबिट गर्ल कहती है कि शुक्र है तुम यहाँ पर मेरे पास थे, वरना आज तो मैं मर ही चुकी होती अगर तुम मुझे ना बचाते तो। अब बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि मुझे माफ कर देना, अब मैं नहीं छींकूंगा। जिस पर एलेक्स उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती थी, हो सकता है जिस बर्फ ने इन सबको जमाया है वो थोड़ी बहुत रह गई हो और वही बर्फ नीचे आई हो। एलेक्स की बात सुनकर रैबिट गर्ल कहती है कि अगर थोड़ी बहुत बर्फ ऐसी हो सकती है तो पता नहीं अगर हम बर्फ के तूफान में फंस गए तो हमारे साथ क्या होगा, हम तो जिंदा भी नहीं बचेंगे। जिसके बाद वो बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो बर्फ हमारी ऊपर ही क्यों गिरी। उसकी बात सुनकर एलेक्स कहता है कि मुझे इस बात का पक्का यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारे ऊपर इसीलिए गिरी है क्योंकि मेरे पास इमोर्टल ऑरा है। उसकी बात सुनते हुए रैबिट गर्ल कहती है कि तुम ये कहना चाहती हो कि ये बर्फ इमोर्टल ऑरा को टारगेट करती है, तो फिर तो जरूर इन लोगों का भी इमोर्टल ऑरा से कोई ना कोई लेना देना होगा, तो तभी तो ये लोग जम गए। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें। और आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।